इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम श्री अरबिंदो के नजरिए से प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और हमारा आधार है उनकी किताब द रिनेसेंस इन इंडिया का एक अहम अध्याय इंडियन पॉलिटी 2। हमारे पास श्री अरबिंदो के मूल शब्द भी हैं और साथ ही उनके विचारों का एक विश्लेषण भी है। हाँ, जो हमें इस विषय की गहराई में उतरने में मदद करेगा। बिल्कुल। और देखिए हमारा लक्ष्य क्या है। हमें भारतीय राज व्यवस्था की वो खासियत समझनी है जिसे श्री अरबिंदो एक मशीन की तरह नहीं देखते। हाँ, वो इसे एक जैविक एक जीवित, आध्यात्मिक और सामुदायिक इकाई मानते हैं। जो पश्चिमी मॉडल से काफी अलग है ना? बहुत अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भारतीय राज व्यवस्था सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि समाज के जीवन, उसकी आत्मा से जुड़ी एक चीज है, एक जीवित तंत्र। ये अपने आप में ही काफी गहरा विचार है। निश्चित रूप से श्री अरबिंदो के विश्लेषण का ये केंद्र बिंदु है। जैसा वो कहते हैं अंग्रेजी में, अ पीपल, अ ग्रेट ह्यूमन कलेक्टिविटी इज इन फैक्ट एन ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग अच्छा। with a collective or rather a common or communal soul, mind and body। यानी समाज सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, उसकी अपनी एक सामूहिक चेतना है, एक साझा आत्मा है, वो एक जीवंत इकाई है। तो जैसे हम इंसानों का एक जीवन चक्र होता है, जन्म, फिर विकास, परिपक्वता, फिर ढलान, क्या समाज का भी वैसा ही होता है? बिल्कुल। श्री अरबिंदो ये तुलना करते हैं। वो कहते हैं द लाइफ ऑफ द सोसाइटी, like the physical life of the individual human being, passes through a cycle of birth, growth, youth, ripeness and decline। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, इंसान का अंत तो तय है ना? हाँ। पर समाज, अगर उसका जो मूल विचार है वो आत्मा विचार या जीवन विचार, श्री अरबिंदो जिसे सोल आइडिया और लाइफ आइडिया कहते हैं, अगर वो मजबूत है तो समाज पतन के बाद भी खुद को फिर से नया कर सकता है। वो आगे कहते हैं, बट द कलेक्टिव बीइंग हैज टू द कैपेसिटी ऑफ रिन्यूइंग इटसेल्फ। अच्छा, और क्या भारत का इतिहास इसका सबूत है? दूसरी प्राचीन सभ्यताओं को देखें तो वो तो मिट गई। हाँ, यही श्री अरबिंदो का तर्क है। कितनी ही पुरानी सभ्यताएं थीं, मिस्र, मेसोपोटामिया, वो खत्म हो गई। सही बात है। पर भारतीय सभ्यता वो टिकी रही। क्यों? इसी अंदरूनी जीवन विचार की वजह से। इसमें वो लचीलापन था। ये बार बार कह सकते हैं पुनर्जीवित हुई। और ये पश्चिमी सोच से अलग है। बिल्कुल। पश्चिम में राज्यों को अक्सर कैसे देखते हैं? एक मशीन की तरह। हाँ, जिसे बनाया बदला जा सकता है। बिल्कुल, डिजाइन किया जा सकता है। पर भारतीय नजरिए में राज्य या राज व्यवस्था समाज के अंदर से स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। तो ये आत्मा विचार या जीवन विचार असल में है क्या जिसने भारत को ये ताकत दी? श्री अरबिंदो के हिसाब से ये वो मुख्य विचार, मास्टर आइडिया, जिसने भारत के जीवन, उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक आदर्शों को दिशा दी है। और वो विचार क्या है? वो विचार है मनुष्य की अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप की खोज। अच्छा। और जीवन को उस खोज के एक साधन, एक फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल करना। उनके शब्दों में, द मास्टर आइडिया दैट हैज गवर्न्ड द लाइफ, कल्चर, सोशल आइडियल्स ऑफ द इंडियन पीपल हैज बीन द सीकिंग ऑफ मैन फॉर हिज ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ एंड द यूज ऑफ लाइफ as a frame and means for that discovery। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सब कहीं ना कहीं इस बड़ी आध्यात्मिक खोज के नीचे थे, या कम से कम ऐसा माना जाना चाहिए था। सैद्धांतिक रूप से तो यही था। देखिए, धर्म शब्द का यहाँ बहुत महत्व है। हाँ, धर्म, पर ये सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म यानी वो नैतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि लौकिक नियम जो जीवन को धारण करते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत यही था। तो हाँ, राजनीति और अर्थशास्त्र को पारंपरिक रूप से धर्म के अधीन माना गया। लेकिन श्री अरबिंदो ये भी मानते हैं कि व्यवहार में क्या हुआ, राजनीति और अर्थव्यवस्था अक्सर स्वार्थ यानी अर्थ और सुख यानी काम, इन इच्छाओं से ज्यादा प्रभावित रहे। अच्छा, ये भी है। हाँ, बाहरी जीवन में जैसे राजनीति में आध्यात्मिकता को पूरी तरह ढालना बहुत मुश्किल रहा है। कला या दर्शन में शायद ये आसान हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो परम लक्ष्य था, सामूहिक जीवन को मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति से जोड़ना, वो एक आदर्श तो रहा पर पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया, एक अधूरी कोशिश। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। श्री अरबिंदो साफ कहते हैं, द कोऑर्डिनेशन और ट्रू यूनियन ऑफ द कलेक्टिव आउटवर्ड लाइफ विद मोक्षा, द लिबरेटेड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस हैज हार्डली इवन बीन कंसीव्ड और अटेम्प्टेड। इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं की गई।
कोशिश तो दूर की बात है। हाँ, बाहरी सामूहिक जीवन और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच वो असली तालमेल, वो एकता, उसकी कल्पना भी मुश्किल से हुई। फिर भी यह आदर्श ही भारतीय राजव्यवस्था को एक खासियत देता है, एक आध्यात्मिक गहराई देता है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है ना? श्री अरबिंदो समाज के विकास के 3 चरणों की बात करते हैं। जी हाँ, ये समझना जरूरी है कि भारत इस सफर में कहाँ था, खासकर पश्चिम की तुलना में। बिल्कुल। तो पहला चरण है सहज जीवन शक्ति का चरण। सहज जीवन शक्ति। हाँ, मतलब इस स्टेज में समाज अपनी अंदरूनी ताकत से अपने आप विकसित होता है। रीति रिवाज, संस्थाएं, कानून, ये सब किसी प्लानिंग से नहीं बनते। अच्छा। बल्कि जीवन की जो जरूरतें होती हैं, जो अंदर की प्रेरणा होती है, उससे बनते हैं। प्राचीन भारत की जो राजव्यवस्था थी, समाज था, वो काफी हद तक इसी चरण का उदाहरण है। और दूसरा चरण, वो शायद पश्चिम से ज्यादा जुड़ा है। हाँ, वो है बौद्धिक आत्मचेतना का चरण, इंटेलेक्चुअल सेल्फ कॉन्शियसनेस स्टेज। इसमें क्या होता है? समाज तर्क, विज्ञान, विश्लेषण का इस्तेमाल करता है। अपनी संस्थाओं को, अपने जीवन को समझने और व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। यूरोप का विकास काफी हद तक इसी चरण में हुआ। इससे व्यवस्था आती है, कुशलता आती है, बड़े बड़े आदर्श भी जन्म लेते हैं। लेकिन एक खतरा भी है। हाँ, श्री अरबिंदो एक बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। किस तरह का खतरा? जरूरत से ज्यादा बौद्धिकता और यांत्रिकता का खतरा, मैकेनिकल हो जाने का। जब तर्क जीवन की सहज प्रेरणा पर पूरी तरह हावी हो जाए तो समाज एक मशीन जैसा बन सकता है। ओहो। श्री अरबिंदो इसे कहते हैं द डेडली टेंडेंसी टू डेवलप इन प्लेस ऑफ अ लिविंग पीपल अ मैकेनिकल स्टेट। यानी एक जीते जागते धड़कते समाज की जगह एक यांत्रिक बेजान राज्य बनाने की घातक प्रवृत्ति। बिल्कुल, ये राज्य को समाज से, उसकी आत्मा से काट सकता है। उनके मुताबिक ये यूरोप की एक सीमा रही है। और तीसरा चरण, वो तो भविष्य का आदर्श लगता है। हाँ, वो है आध्यात्मिक स्वशासन का चरण, स्पिरिचुअल सेल्फ गवर्नेंस स्टेज। ये एक ऐसा भविष्य है जहां समाज न सिर्फ सहज प्रेरणा या तर्क से, बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ से चलेगा। मतलब एकता, सहानुभूति, सच्ची स्वतंत्रता के आधार पर। शासन का आधार बाहर के नियम कम, अंदर का आत्मनियमन ज्यादा होगा, भाईचारा होगा। ये अवस्था तो अभी कहीं भी हासिल नहीं हुई है। तो श्री अरबिंदो के विश्लेषण में भारत कहाँ था इन चरणों में? उनके अनुसार भारत मुख्य रूप से पहले चरण में रहा, सहज जीवन शक्ति वाले में। अच्छा। हाँ, उसमें दूसरे चरण के यानी बौद्धिक विकास के कुछ तत्व जरूर थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भारत ने यूरोपीय मॉडल की तरह खुद को पूरी तरह बौद्धिक और यांत्रिक बनने से काफी हद तक बचाए रखा। उसने वो संतुलन बनाए रखा। हाँ, उसने एकदम कट्टर किस्म के बौद्धिक प्रयोगों या क्रांतियों के बजाय अंतर्ज्ञान पर ज्यादा भरोसा किया, क्रमिक जैविक विकास को प्राथमिकता दी। ये अंतर्ज्ञान और तर्क का संतुलन बड़ा दिलचस्प है। ऐसा तो नहीं कि तर्क को बिल्कुल नकार दिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री अरबिंदो कहते हैं, द इंडियन माइंड हैज ऑलवेज बीन प्रोफाउंडली इंट्यूटिव इन हैबिट, even when it was the most occupied with the development of the reasoning intelligence। यानी भारतीय मानस का स्वभाव हमेशा से गहरा अंतर्ज्ञानी रहा है, तब भी जब वो तर्क बुद्धि के विकास में सबसे ज्यादा लगा हुआ था। तो तर्क की भूमिका क्या थी? तर्क यहाँ सहायक था, रेगुलेटर था कह सकते हैं, स्वामी नहीं। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जीवन की गहराई से निकली, किसी थ्योरी से थोपी नहीं गई। तर्क ने उन्हें व्यवस्थित करने में, नियमित करने में मदद की, पर उनका निर्माण नहीं किया। चलिए अब भारतीय मॉडल के एक और बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, सामुदायिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का संतुलन। ये व्यवस्था कैसी थी? ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट से कैसे अलग थी? ये भारतीय राजव्यवस्था की एक बहुत बड़ी खासियत थी। देखिए, ये एक जटिल पर सुसंगत व्यवस्था थी। समाज कई स्वायत्त इकाइयों में बटा हुआ था। स्वायत्त इकाइयां मतलब? श्री अरबिंदो बताते हैं, each group unit of the community having its own natural existence and administering its own proper life and business। अच्छा, मतलब समुदाय की हर समूह इकाई का अपना एक स्वाभाविक अस्तित्व था। वो अपने जीवन और अपने कामकाज का प्रबंधन खुद करती थी। जैसे? कौन सी इकाइयां? जैसे गांव, नगर, जाति पंचायतें, व्यापारिक संघ जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहते थे, ये सब अपनी अपनी जगह काफी हद तक स्वायत्त थी। अगर ये सब इतनी स्वायत्त थीं, तो फिर राजा या जो केंद्रीय सत्ता थी, उसकी क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ नाम का था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा या जो भी सर्वोच्च सत्ता थी, वो बहुत जरूरी थी। उसका काम था इन सभी स्वायत्त इकाइयों के बीच तालमेल बनाए रखना। अच्छा, समन्वय। आजादी को खत्म करना नहीं था, या उन पर पूरी तरह हावी होना भी नहीं था, जैसा यूरोप के कई राजतंत्रों में हुआ।
भारत ने ज्यादातर क्या किया, जो मौजूदा सामाजिक संरचनाएं थीं, संस्थाएं थीं, उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें जोड़ने की कोशिश की, एकीकृत किया। शायद इसी वजह से यहाँ यूरोप जैसी बड़ी हिंसक क्रांतियां कम हुई। हाँ, ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है। यहाँ परंपरा का और धर्म का फिर से व्यापक अर्थ में यानी नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का गहरा सम्मान था। तो राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, उसकी सीमाएं क्या थीं? बिल्कुल सीमित थी। राजा को मुख्य रूप से क्या माना जाता था? धर्म का संरक्षक और प्रशासक, गार्डियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द धर्मा। धर्म का संरक्षक। हाँ, उसकी शक्ति धर्म के नियमों से बंधी थी, स्थापित परंपराओं से बंधी थी और काफी हद तक प्रजा की इच्छा और उनके कल्याण से भी। उसे सलाह दी जाती थी कि इन स्वायत्त समूहों के अंदरूनी मामलों में बेवजह दखल न दे। तो उसका मुख्य काम क्या था? मुख्य काम था बाहरी हमलों से और अंदरूनी गड़बड़ी से रक्षा करना, अलग अलग समूहों में तालमेल बिठाना, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी धर्म के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना, और अगर कोई उनका उल्लंघन करे तो न्याय करना। जैसा श्री अरबिंदो कहते हैं, द सॉवरन वॉज द गार्डियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द धर्मा। इसका मतलब है कि राज्य का हस्तक्षेप लिमिटेड था और शक्ति बंटी हुई थी, विकेंद्रीकृत थी, जो स्थानीय समुदायों को मजबूती देती थी। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। शक्ति का केंद्र सिर्फ राजा नहीं था, वो समाज की अलग अलग इकाइयों में फैली हुई थी। राज्य का काम ज्यादातर समन्वय, रक्षा और एक सामान्य ढांचा बनाए रखना था। जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करना नहीं था। विविधता में एकता जैसा कुछ। हाँ, एक अनोखा मॉडल था ये, जिसे धर्म के व्यापक सिद्धांतों ने एक धागे में पिरो रखा था। और ये धर्म, जैसा हमने पहले भी कहा, सिर्फ मजहबी आस्था तक सीमित नहीं था। कतई नहीं। धर्म यहाँ एक बहुत बहुत व्यापक अवधारणा है। ये वो नींव थी जिस पर पूरी सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक व्यवस्था टिकी थी। इसमें व्यक्तिगत कर्तव्य भी थे, सामाजिक नियम भी, राजनीतिक सिद्धांत भी, नैतिक आचरण भी और यहाँ तक कि आध्यात्मिक लक्ष्य भी शामिल थे। स्वधर्म की बात भी आती है शायद। बिल्कुल। हर व्यक्ति और हर समूह का अपना स्वधर्म होता था। स्वधर्म क्या मतलब है इसका? मतलब उसकी प्रकृति, उसकी क्षमता और समाज में उसकी जो भूमिका है, उसके अनुसार उसका खास कर्तव्य और जीवन नियम। श्री अरबिंदो इसे साफ करते हैं। एवरी इंडिविजुअल एंड ग्रुप हैज अ स्वधर्म, द ट्रू लॉ एंड नॉर्म बेस्ड ऑन देयर नेचर। अच्छा, राजा का धर्म प्रजा की रक्षा और धर्म का पालन करवाना था। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान और शिक्षा था, वैश्य का व्यापार और इसी तरह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तो भारतीय राज व्यवस्था की वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो श्री अरबिंदो सामने लाते हैं? देखिए, सबसे मुख्य तो है इसका जैविक और आध्यात्मिक नजरिया। हाँ। राजव्यवस्था को समाज के जीवन, आत्मा, सामूहिक चेतना से निकला हुआ माना गया, किसी बाहरी मशीन की तरह नहीं। ठीक है। इसमें अंतर्ज्ञान और धीरे धीरे होने वाले विकास को तर्क और क्रांति से ज्यादा महत्व दिया गया। सामुदायिक स्वायत्ता और विकेंद्रित शक्ति को केंद्रीय समन्वय के साथ बैलेंस किया गया। और इन सब के ऊपर धर्म को मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया, जो जीवन के हर पहलू को जोड़ता था। और हाँ, राजव्यवस्था को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं माना गया, बल्कि समाज के लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास का एक साधन भी माना गया। अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर देखें, ये जो प्राचीन नजरिया है, ये आज की राजनीतिक थ्योरीज और चुनौतियों के लिए क्या मायने रखता है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, श्री अरबिंदो का ये विश्लेषण आज की राजनीतिक सोच को चुनौती देता है। कैसे? आज की सोच अक्सर राज्य को कैसे देखती है? यांत्रिक रूप से देखती है, धर्मनिरपेक्ष मानती है, व्यक्तिवादी नजरिए से देखती है। हाँ, ये तो है। श्री अरबिंदो का मॉडल एक विकल्प देता है, एक समग्र मॉडल, जहां शासन, समुदाय, नैतिकता, आध्यात्मिकता सब गहरे जुड़े हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि समाज सिर्फ अलग अलग व्यक्तियों का जोड़ नहीं है, वो एक साझा चेतना, एक साझा उद्देश्य वाली जीवित इकाई भी हो सकता है। श्री अरबिंदो का अंतिम लक्ष्य तो बहुत ऊंचा था। क्या था वो? वो चाहते थे कि राजनीति और समाज इतने विकसित हो जाएं कि वो मानवता में विराट यानी उस सार्वभौमिक आत्मा की लीला बन जाएं। उनके शब्दों में, टू मेक इट द लीला ऑफ द ग्रेटर सेल्फ इन ह्यूमैनिटी, अ कॉन्शियस कम्युनल सोल एंड बॉडी ऑफ विराट, द यूनिवर्सल स्पिरिट। वाह! यानी शासन, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर जो आज बहसें चल रही हैं, उनमें श्री अरबिंद के विचार नई रोशनी डाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये हमें प्रेरित कर सकते हैं कि हम शासन को सिर्फ शक्ति या सिर्फ आर्थिक विकास के तंग नजरिए से न देखें,
बल्कि मानवीय मूल्यों, सामुदायिक कल्याण और जीवन के गहरे अर्थों के संदर्भ में देखें। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो श्री अरबिंदो का मॉडल हमें याद दिलाता है कि राज व्यवस्था सिर्फ नियम, कानून और सत्ता का ढांचा नहीं है, जी। बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक इकाई है जिसका लक्ष्य सामुदायिक आत्मखोज है और इसकी कामयाबी सामुदायिक स्वायत्ता और धर्म पर आधारित समन्वय पर निर्भर करती है। ये पश्चिम की जो विशुद्ध तर्क वाली या मशीन वाली प्रणालियां हैं, उनसे बहुत अलग है। हाँ, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या आज की दुनिया में जहां शासन इतना जटिल हो गया है, जहां जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण है, समाज टूट रहा है, क्या ऐसी चुनौतियों के बीच इस तरह के आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए समुदाय केंद्रित मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है? सोचने वाली बात है। क्या सामुदायिक स्वायत्तता और धर्म, व्यापक नैतिक अर्थ में से चलने वाला समन्वय के सिद्धांत आज भी काम आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ।